अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। हम MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ कवर कर रहे हैं। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 27 है, जिसका मेन टाइटल है लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। इसका टॉपिक नंबर 1 होगा डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रोस्पेक्टस। थर्ड हमारा टॉपिक होगा शेयर्स ऑफ अ कंपनी। फोर्थ टॉपिक हम कवर करेंगे काइंड ऑफ शेयर्स, और फिफ्थ हमारा टॉपिक होगा शेयर कैपिटल, और सिक्स्थ और लास्ट टॉपिक हमारा होगा टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं कि लेक्चर नंबर 27 का मेन टाइटल है लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज़। लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या डिटेल्स होती हैं, इनको हम वन बाय वन जो टॉपिक हमने स्लाइड्स में देखते हैं उनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे लॉ रिलेटेड टू कंपनीज की हेडिंग है, इसमें है वी हैव डिस्कस टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नेमली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू डॉक्यूमेंट आर एक्सप्लेन बिलो। यानी कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे कि पहले हम देख लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है एक मेन लीगल डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी का। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन आइन को कहते हैं, जैसे आइन पाकिस्तान है, ये हमारे जहन में आता है। जैसे हम आइन की बात करते हैं तो न्यूज़ चैनल्स हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी बातें हो रही होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा आइन पाकिस्तान जहन में आता है कि पाकिस्तान के जितने भी मामलात होते हैं वो उस आइन के मुताबिक चल रहे होते हैं। इसी तरीके से कंपनी का जो है कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है रिलेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड। यानी कि बाहर की जितनी भी कंपनी के रिलेशनशिप्स होंगे बाहर के लोगों से, आउटसाइड द परमिसेस ऑफ द कंपनी, दैट इज़ रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि क्या फॉलो किया जाएगा, क्या फॉलो नहीं किया जाएगा, क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होंगे, ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होंगी। और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी में काम करने वाले जो मैनेजमेंट के लोग होंगे या वर्कर्स होंगे वो उस हिसाब से काम कर रहे होंगे। मेमोरेंडम कॉन्स्टिट्यूट द कंडीशन अपॉन विच द कंपनी इज़ ग्रांटेड इनकॉर्पोरेशन। मेमोरेंडम जो है वो कंडीशंस बता रहा होता है जिसके ज़रिए जो है वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रही होती है दूसरे लोगों के साथ। तो ये मेन 3 पॉइंट्स थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, वो हम डिस्कस कर लिए। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देख लेते हैं। ये सब ऑर्डिनेट होता है मेमोरेंडम का। जैसे आप देख रहे होते हैं कि जैसे आप जो हैं वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और आप सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपके अंडर एक बंदा काम कर रहा है वो जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो हम इसको जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर भी कहेंगे और ये भी कह सकते हैं कि वो आपका सब ऑर्डिनेट है। इसी तरीके से क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब ऑर्डिनेट जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। इट इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सिंपल सी चीज़, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड से जितने भी रिलेशनशिप होती है कंपनीज़ के उनको देख रहा होता है, और ये इंडोर मैनेजमेंट की जितने भी लोग चीज़ें होती हैं उनको देख रहा होता है। डॉक्ट्राइन से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो इन्होंने यहाँ पे एक लेटेस्ट वर्ड यूज़ किया डॉक्ट्राइन करके, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, सारी प्रोसीजर्स होते हैं, तो इस वजह से इसको डॉक्ट्राइन कह रहे हैं। दीज आर इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि ये इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करते हुए कंपनी काम कर रही होती है। प्रोस्पेक्टस की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम विजुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो जब आपने एडमिशन लिया होगा तो एक प्रोस्पेक्टस की फ़ीस आपने पे की थी। उस प्रोस्पेक्टस में क्या था, सारी डिटेल दी हुई थी कि फैकल्टी में कौन कौन है, कौन से प्रोग्राम विजुअल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, मोड ऑफ लर्निंग क्या है, डिस्टेंस लर्निंग है, LMS क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। इवन कि कोई माइनर सी डिटेल भी उसमें मिस नहीं की थी, और मैक्सिमम डिटेल्स जो है उसके अंदर प्रोवाइड की जाती है कि जैसे आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया एडमिशन के टाइम पर तो आपको ईजिली पता चल गया कि विजुअल यूनिवर्सिटी क्या है, क्या काम करती है और इसके क्या प्रोसीजर और रूल एंड रेगुलेशन है। तो प्रोस्पेक्टस को देख लेते हैं। प्रोस्पेक्टस हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 229 ऑफ द ऑर्डिनेंस विच इज़ रिप्रोड्यूस्ड बिलो। यानी कि जो प्रोस्पेक्टस है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के अंदर 29 में ऑर्डिनेंस, जो कि नीचे बताया जा रहा है। Prospectus mean any document described as issue as prospectus include any notice, circular, advertisement or other communication inviting offer from the public for the subscription or purchase of any share in or debenture of a body of corporate or investing deposit from public other than deposit inviting by the banking company or a financial approved by the federal government, whether described as prospectus or otherwise। अब देखिए यहाँ पे बता दिए कि जितने भी नोटिसेज होते हैं, सर्कुलर होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, कम्युनिकेशन के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन यूज़ की जा रही होती हैं या हम पब्लिक को ऑफ़र कर रही होती है कंपनी के, वो सब्सक्राइब कर ले उनकी सर्विसेज को या परचेज़ कर ले उनसे शेयर, या कोई डेब्ट्स वगैरह उनसे ले ले, या कोई कॉर्पोरेट बॉडी जो है, और इस तरीके से कितनी भी इन्वेस्टमेंट जो अपोजिट डिपॉजिट्स जो हैं वो पब्लिक से अप्लाई किए जाते हैं अदर देन बैंक, यहाँ पर मैंशन किया गया है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
अप्रूव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, यानी ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू हो रही होती हैं। अप्रूवल के थ्रू ऐसा नहीं कि हर चीज़ के ऊपर अप्रूवल लेना जा रहा होता है, ये इस तरीके से होता है कि कानून जो फेडरल गवर्नमेंट ने पास किया उसके अकॉर्डिंगली प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें हों। ऐसा ना हो कि कानून के खिलाफ कोई चीज़ उसमें मौजूद हो, वेदर डिस्क्राइब एज प्रोस्पेक्टस और अदरवाइज, जो कि प्रोस्पेक्टस के अंदर डिफाइन की जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो यहाँ पे हमें मेन पॉइंट बता दी कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, नोटिस, सर्कुलर और ये इस किस्म की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये प्रोस्पेक्टस के अंदर होती हैं। इंपॉर्टेंट फीचर और प्रोस्पेक्टस क्या होती है? इन्विटेशन टू पब्लिक, पब्लिक को इन्विटेशन दिया जा रहा है। इन्विटेशन शुड बी फॉर सब्सक्रिप्शन टू शेयर और डिबेंचर, या तो शेयर्स के लिए या डिबेंचर्स के लिए। इन्विटेशन टू बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे इन्विटेशन किया जा रहा होता है। कुछ लोग कर रहे होते हैं, कंपनी का एक डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो इस चीज़ पे काम कर रहा होता है, लेकिन उनकी बैक पे नाम तो कंपनी का ही होता है। तो इस तरीके से कि कंपनी के बिहाफ पे इन्वाइट किया जा रहा होता है। कंटेंट क्या होते हैं प्रोस्पेक्टस के? लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड डिटेल एंड बेनिफिट अवेलेबल टू डायरेक्टर, के कौन कौन डायरेक्टर हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट अवेलेबल हैं, प्रॉफिट मेड बाय प्रोमोटर, उनको कितने प्रॉफिट्स वगैरह दिए गए हैं, कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है कंपनी को, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कंपनी के क्या हैं, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कमीशन एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या हैं, वोटिंग राइट क्या है, डिविडेंड राइट फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोस्पेक्टस के कंटेंट होते हैं। The different aspects with reference to prospectus are contained in section 45, 53 and section 69 of the ordinance which is reproduced below। देखें प्रोस्पेक्टस के जो सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? 45, 53 और 69। किसके? लेबर लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। लेबर लॉ जो है वो रिलेटिंग टू कंपनीज का जो लॉ है उसके जो सेक्शन है 45, 53 और 69 वो प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करता है। तो इसमें क्या होगा, ये MCQs भी आ सकता है, और दूसरा अगर प्रोस्पेक्टस के बारे में पूछा गया तो आपसे इनमें से किसी भी एक आर्टिकल के बारे में पूछा जा सकता है। तो लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज़ हमने आगे जाके मैनेजमेंट के लोगों ने, जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उन्होंने जाके आगे कंपनीज़ में ही जॉब करनी है। तो ये जो 3-4 चैप्टर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एम्फसाइज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ कि डिटेल में जाके समझा रहा हूँ आपको, ताकि आप एक ही दफ़ा वीडियो देखें और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेक्शन 45 की बात कर लेते हैं। अब देखिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, यहाँ पे एक स्टिकी नोट लगा दिया और उसके अंदर डिटेल आपको दी गई है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये नोट्स मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाता हूँ उनके लिए नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल कर देता हूँ कि जो लोग मुझसे नहीं पढ़ सकते या कहीं और से पढ़ रहे हैं और उनकी भी हेल्प हो जाए, और मेरे स्टूडेंट्स को जब रिविज़न करना होता है तो वो भी ये देख के रिवाइज़ कर सकते हैं। बाकी आप अगर मुझसे डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और ऑफिशियल वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग के पेज का लिंक मौजूद है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन हम आपको एक बेहतरीन टीचर अलॉट कर देंगे बहुत ही मिनिमम सी फीस के साथ। तो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। व्हेन अ प्राइवेट कंपनी चेंजेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन अ वे दैट रिमूव द एसेंशियल प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर इट टू बी कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी, इट विल नो लॉन्गर हैव प्राइवेट कंपनी स्टेटस। द कंपनी मस्ट देन विद इन 14 days ऑफ द चेंज फॉर ईदर प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लाइफ ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। देखें एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रिमूव करना चाह रही है। क्या कर रही है? वो ये कंडीशन रिमूव कर रही है कि हमें आज के बाद से एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे कंसिडर्ड नहीं किया जाए, क्योंकि हम एक प्राइवेट कंपनी नहीं है और हम अपने इस स्टेटस को ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर कंपनी क्या करेगी? 14 दिन के चेंज जब होगी तो 14 दिन के अंदर वो क्या करेगी? एक प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट देगी रजिस्ट्रार को, एंड देन रजिस्ट्रार अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसको रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा एज अ प्राइवेट कंपनी, और इसका प्राइवेट कंपनी का जो स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और इसको पब्लिक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। अब इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक मिसाल लेते हैं कि कंपनी एक्स जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है और उसने डिसाइड किया है कि हम अपना क्लॉज जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से प्राइवेट कंपनी का उसको रिमूव कर देंगे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि कंपनी एक्स जो है उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी कंसिडर नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कानून के मुताबिक कंपनी क्या करेगी? सबमिट करेगी एक प्रोस्पेक्टस, किसको? रजिस्ट्रार को। 14 दिन के अंदर जब वो चेंज लाएंगे अपने अंदर, अगर वो ये करने में फेल हो गए तो उन पे क्या होगा कि कानून लगाया जाएगा। ठीक है, और ये किस सेक्शन के तहत लगेगा? 45 के तहत। तो सेक्शन 45 क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी अपना स्टेटस जब चेंज करती है तो वो सेक्शन 45 में जो क्लॉजेज वगैरह मौजूद हैं उनको फॉलो करते हुए काम करती है। तो यही डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 53। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था 45, 53 और सेक्शन 69 को हम डिस्कस करेंगे। तो 45 हमने डिस्कस कर लिया, अब हम सेक्शन 53 डिस्कस करेंगे। मैटर रिलेटेड टू बी स्टेटेड रिपोर्ट टू सेट आउट इन प्रोस्पेक्टस।
अब इसमें क्या दिया गया है हमें, सेक्शन 53 डील विद द रिक्वायरमेंट फॉर अ इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, यानी कि जो एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उससे डील करता है सेक्शन 53। A prospectus is a document that provide information to potential investor about the company and its security. It must include specific dates and report if a prospectus does not comply with the rule. The responsible parties may face fine. No one can issue an application for shares or debenture without accompanying कंप्लाइंट प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रोस्पेक्टस के बगैर कोई भी कंपनी जो है वो शेयर्स और डिबेंचर की एप्लीकेशन जो है वो अकम्प्लिश नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा और उसको फ़ाइन वगैरह फेस करना पड़ सकता है। अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी है वो जो है वो फ़ंड रेज़ करना चाहती है लोगों को शेयर्स और डिवेंचर ऑफ़र करके, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना पड़ेगा और प्रोस्पेक्टस में कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी अवेलेबल होगी, उसके फाइनेंशियल, उसकी सिक्योरिटीज़। और अगर प्रोस्पेक्टस जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगा तो कंपनी और उसके जो इंडिविजुअल हैं उनको फ़ाइन किया जाएगा। इन्वेस्टर शुड ऑलवेज रिसीव अ वैलिड प्रोस्पेक्टस बिफोर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी सिक्योरिटीज़। जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको एक वैलिड प्रोस्पेक्टस मिलेगा, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी में हमने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इन शॉर्ट सेक्शन नंबर 53 डील्स विद द prospectus that is required for the investors, that on the basis of which prospectus the investor decide whether he want to इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट। सिंपल अल्फाज के अंदर कि इस प्रोस्पेक्टस इस कंपनी को देना ज़रूरी है जो कि शेयर्स वगैरह फॉलो ऑफर करना चाह रही है जनरल पब्लिक से और कैपिटल गेन करना चाह रही है और उसको इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा लीगली, जिसमें सारी लीगल रिक्वायरमेंट को जो कि सेक्शन 53 के अंदर आती हैं उनको पूरा करेंगे और वो प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर के पास ईजिली अवेलेबल होगा। एंड देन उसकी बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि उसने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। आई थिंक सो कि आई क्लियर माई पॉइंट। उसके बाद हम मूव करते हैं सेक्शन नंबर 69 की तरफ, स्टेटमेंट इन लाइज ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब इसमें क्या दिया गया है कि if a company with share capital doesn't issue a prospectus during the formation of its issued one but hasn't allotted any share to the public, it can allocate share or debenture without submitting a statement live or protector to the registrar signed by the director, proposed director. The statement should follow specific guidelines and if any adjustment are made, reason must be provided. Private company are exempted from this rule. Violating this can lead to fines and statement contain untrue information. The person responsible may face imprisonment or fines. A statement should not miss or omit crucial information. अब इसकी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि आप इमेजिन करें कि एक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने जो है वो पब्लिक को शेयर ऑफ़र कर दिए, लेकिन उन्होंने शेयर ऑफ़र करने से पहले कंपनी ने जो है एक डिटेल प्रोस्पेक्टस जो है और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और पोटेंशियल और ये सारी चीज़ें जो हैं वो देनी ज़रूरी है। लेकिन अगर उन्होंने इशू शेयर कर दिए पब्लिक को और प्रोस्पेक्टस को स्पीक कर दिया तो ये क्या होंगे कि इन्होंने दे कैन स्टिल वो फिर भी एक प्रोस्पेक्टस जो है वो स्टेटमेंट इन लाइज ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है वो रेगुलर अथॉरिटी को जमा करा सकते हैं। इंश्योरिंग दे हैव प्रोवाइड एसेंशियल डिटेल अबाउट द कंपनी एज डायरेक्टर, के इस बात को इंश्योर करेंगे कि उन्होंने जो है वो डिटेल और कंपनी के डायरेक्टर की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं यहाँ पर। अब ये क्या होगा, ये इन्वेस्टर जो हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से उनको बचाएगी और ट्रांसपेरेंसी को जो है वो बाकी रखेगी। इफ़ द कंपनी ऑफिसर प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे कैन टू बी फाइंड इवन फेस इम्प्राइजमेंट इंटेंशनली और मिसलीडिंग द इन्वेस्टर। अगर देखें इस सेक्शन 69 के अंदर 53 के 45 और 53 के हमें प्रोस्पेक्टस की अहमियत बताई जा रही है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर कंपनी कोई शेयर ऑफर कर भी देती है और लोग शेयर ले भी लेते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो स्टेटमेंट इन लाइज ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करेगी जिसमें वो प्रोस्पेक्टस की सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगी जो कि सेक्शन 53 और 45 में बताई गई है। जब वो इनको पूरा कर लेगी तो फिर वो इन्वेस्टर जो है वो उसको ऑफर कर देंगे कि भाई आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ये हमारा स्टेटमेंट लाइज प्रोस्पेक्टस है, इसको आप देख लें, हम जो है वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं, इसलिए हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिस्टल एंड क्लियर बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शेयर्स ऑफ अ कंपनी। द स्कोप, काइंड एंड टाइप्स ऑफ शेयर आर डिस्कस बिलो। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने टाइप्स का होता है, यहाँ पर टाइप्स दी गई हैं, ऑथराइज कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल। शेयर्स हम देख लेते हैं शुरू में। अ लिमिटेड कंपनी कैन रेज देयर फंड बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर टू जनरल पब्लिक। एक कंपनी जो होती है लिमिटेड कंपनी, नॉर्मली ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ये फ़ंड किस तरीके से जनरेट करती हैं, ये शेयर्स इशू करती हैं जनरल पब्लिक को। जैसे कि आपने सुना होगा शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो बिज़नेस हो रहा होता है वो शेयर्स के अंदर हो रहा होता है। वहाँ पे मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो लिस्टिंग लेती हैं अपनी और उसके बाद वहाँ पे शेयर्स इशू करती हैं और उनकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है और जितने शेयर्स इशू करती हैं उतने वो कैपिटल गेन कर लेती हैं, उसको इन्वेस्ट करती हैं बिज़नेस के अंदर। अगर उनको प्रॉफिट होता है तो उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी प्रॉफिट हो रहा होता है। द फेस वैल्यू ऑफ द टोटल शेयर इशूड बाय द कंपनी रिफ्लेक्ट द कंपनी शेयर कैपिटल।
एक शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो इशू कर रही होती है, रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है। शेयर रिप्रेजेंट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर। जब एक शेयर होल्डर शेयर ख़रीद लेता है एक बंदा, तो उसके और उसके कंपनी के दरमियान एक लीगल रिलेशनशिप बन जाता है, उसको शेयर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। शेयर कैन बी डिफाइन इन सेक्शन 235 ऑफ द ऑर्डिनेंस विच रिप्रेजेंट बिलो। शेयर्स जो हैं जो कि उनको डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2 के 35 क्लोज में, जो कि नीचे डिफ़ाइन किए जा रहे हैं। शेयर्स मीन शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर्स का मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक आदमी के शेयर्स हैं शेयर कैपिटल में कंपनी के अंदर। काइंड्स ऑफ शेयर, कितने किस्म के शेयर्स होते हैं? इक्विटी शेयर, प्रीफर्ड शेयर, डिफर्ड शेयर एंड बोनस शेयर। वन बाय वन हम इनको डिटेल में देखेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले आ रहा है इक्विटी शेयर। द होल्डर ऑफ दीज शेयर डू नॉट एंजॉय एनी प्रीफरेबल राइट, यानी कि ये जो शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास इक्विटी शेयर होते हैं, ये प्रीफरेंशियल राइट्स का जो है उनका बेनिफिट नहीं इंजॉय कर सकते। अब प्रीफरेंशियल राइट्स क्या होते हैं ये आगे आएंगे, वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दी शेयर्स रैंक आफ्टर प्रीफरेंस शेयर, यानी कि ये शेयर्स जो हैं प्रीफरेंस शेयर्स के बाद आते हैं। प्रीफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? द टाइप ऑफ शेयर विच गिव शेयर होल्डर प्रायोरिटी इन रिसीविंग डिविडेंड एंड कैपिटल ड्यूरिंग लिक्विडेशन बट यूजुअली डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। यानी कि जिन लोगों के पास प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं उनको प्रायोरिटी होती है कि उनको डिविडेंड पहले दिया जाता है, और जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है तो उनको कैपिटल में से हिस्सा पहले दिया जाता है, लेकिन इनको वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किया जाता। अब ये आ सकता है कि जो प्रीफरेंस शेयर्स हैं क्या उनके पास वोटिंग राइट भी होता है? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जी नहीं, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। ये एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकता है। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिविडेंड इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दैट आर रेट ऑफ डिविडेंड इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यानी कि डिविडेंड कितना मिलेगा ये साइज और प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कंपनी के, और डिविडेंड का रेट कितना होगा ये जो डायरेक्टर है कंपनी का वो डिसाइड करता है। द टोटल ऑफ द इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द कंपनी इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि जितने इक्विटी शेयर कंपनी इशू करती है और उसके थ्रू जो पेंशन कैपिटल गेन करती है वो इक्विटी शेयर कैपिटल कहलाता है। इसके बाद हम ऑर्डिनरी शेयर्स को देख लेते हैं। ऑर्डिनरी शेयर हैव बीन डिफाइंड इन सेक्शन 91 क्लोज में विच इज रिप्रोड्यूस एज बिलो। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर may have different kind of share capital and classes therein by provided by its memorandum and article। memorandum और article के अंदर जो है इनको डिफाइन किया जाता है। प्रीफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? प्रीफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड इन प्रीफरेंस टू इक्विटी शेयर, यानी कि प्रीफरेंस शेयर्स हमने ऊपर बात की थी ना, इनको एज मिलता है जिनके पास इक्विटी शेयर्स के ऊपर। प्रीफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। प्रीफरेंस शेयर्स आर प्रीफरेंस एवर टू इक्विटी शेयर एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइडनिंग ऑफ द कंपनी। हमने ऊपर डिस्कस कर लिए थे ये तीनों पॉइंट। एक्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एरियाज ऑफ डिविडेंड वेदर देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? अब यहाँ पर देखें, शेयर्स दैट हैव राइट टू रिसीव एनी मिस्ड डिविडेंड इन द फ्यूचर व्हेन द कंपनी मेक्स इनफ प्रॉफिट टू डू सो। यानी कि अगर कोई डिविडेंड मिस्ड हुआ है, जैसे एक डिविडेंड स्टार्ट हुआ कि हाँ भाई हम इतना डिविडेंड जो है दे देंगे, लेकिन आगे जाके कैलकुलेशन हुई और सारी चीज़ें हुई कि भाई ये डिविडेंड हमें देना था क्योंकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था, तो मिस्ड डिविडेंड भी प्रोवाइड किया जाता है इन शेयर्स होल्डर को। अब प्रेफरेंस शेयर्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सिंपल और नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं इंटाइटल्ड टू अ फिक्स डिविडेंड, यानी कि फिक्स डिविडेंड की बेसिस पे ये इंटाइटल्ड होते हैं। कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स आर आल्सो इंटाइटल्ड टू एरियाज ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ अ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी कि अगर एक ही ईयर्स के अंदर कंपनी ने मुख्तलिफ क्वार्टर्स के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया है तो उनको डिविडेंड में एरियर्स भी मिलते हैं। एरियर्स क्या कहलाते हैं? जैसे आपको एक मिसाल ले लें कि एक जगह आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सैलरी जो मिली तो आपकी 1-2 दिन की सैलरी कट गई या आपका कोई अलाउंस उसमें जो है वो कट गया, तो वो क्या होता है नेक्स्ट मंथ आपको एरियर के तौर पे एडजस्ट करके वो मिल जाता है। Participating preference shares entitled to a fixed rate of dividend in preference to other classes of shares as well as the preference right to participate in surplus profit with the ordinary share after the rights of the ordinary shares are fulfilled। यानी कि ordinary shares वालों के जब right fulfilled हो जाएंगे तो इनको ordinary shares को प्रॉफिट और राइट और सरप्लस जो है ये सारी चीज़ें भी इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। दीज शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड बाय द कंपनी आफ्टर अ फिक्स टाइम और ऑन इट्स ऑन ऑप्शन और एट द ऑप्शन ऑफ द शेयर होल्डर। यानी कि ये शेयर्स जो हैं वो कंपनी से रिडीम किए जाते हैं फिक्स टाइम के बाद, या तो ये खुद ब खुद हो जाते हैं या फिर शेयर होल्डर के ऑप्शंस के ऊपर होता है कि वो सेलेक्ट कर सकता है कि ये रिडीम्ड हो या नहीं हो। डिफर्ड शेयर, फाउंडर शेयर और मैनेजमेंट शेयर्स कौन से होते हैं? दीज शेयर्स आर इशूड टू द प्रमोटर्स ऑफ द अंडरराइटर ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर एज अ प्रमोटर काम कर रहे होते हैं उनको इशू किए जाते हैं। द होल्डर ऑफ दीज शेयर जनरली डू नॉट रिसीव डिविडेंड अंटिल डिविडेंड टू ऑल क्लासेस ऑफ द शेयर आर पेड अप इन फुल।
जिनके पास इस किस्म के शेयर्स होते हैं यानी कि डिफर्ड फाउंडर या मैनेजमेंट शेयर्स होते हैं, उनको डिविडेंड जब तक नहीं दिया जाता तब तक बाकी किस्म के जो शेयर्स होल्डर हैं उनको डिविडेंड पे ना कर दिया जाए। बोनस शेयर कौन से होते हैं? द कंपनी इलेक्ट टू इशू द शेयर्स कॉल्ड बोनस शेयर इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। इन दिस वे द कंपनी कैपिटलाइज द अमाउंट इशू एज अ बॉन्ड शेयर। अब क्या होता है कि कंपनी कुछ लोगों को डिविडेंड पे नहीं करती, उसकी जगह पे बोनस शेयर पे कर देती है। अब इस सिचुएशन में कंपनी को क्या फ़ायदा होता है कि वो बोनस शेयर की मद में भी एक अच्छा खासा कैपिटल जो है वो गेन कर लेते हैं। शेयर सर्टिफिकेट, a share certificate is the amount of the title of the share by holder either in the company. These certificates are issued under the common seal of the company including the following particulars। यानी कि ये जो शेयर सर्टिफिकेट हैं ये मुख्तलिफ लोगों को इशू किए जाते हैं जो कि शेयर होल्डर कंपनी में। इसमें क्या क्या होता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द होल्डर ऑफ द शेयर्स, नंबर ऑफ द शेयर्स हेल्ड, सीरियल नंबर अलॉटेड इन पर्टिकुलर शेयर, अमाउंट पेड थ्रू रिस्पेक्टिव शेयर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर सर्टिफिकेट के अंदर होती हैं। Allotment of share, it is contract between the shareholder and the company. Therein an offer from the intending shareholder and the company accept that offer by allotting the shares to the person। अब क्या होता है कि शेयर होल्डर, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है शेयर होल्डर और कंपनी के दरमियान कि वो इंटेंडिंग शेयर होल्डर को एक्सेप्ट करती है कि अलॉटिंग शेयर के इस बंदे को इतने शेयर्स जो हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। शेयर्स कैपिटल क्या होता है? देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फंड ऑन विच कंपनी डिपेंड एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल फॉर इट्स बिजनेस। लोन कैपिटल के थ्रू रहती है या शेयर कैपिटल? लोन जो है वो बैंक्स वगैरह से आ रहा होता है और शेयर्स के थ्रू जो करते हैं उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। द ग्रेट रिलायंस ऑफ द कंपनी इज ऑन राइजिंग फंड थ्रू सब्सक्रिप्शन बाय इट्स शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर को सब्सक्रिप्शन दे के मुख्तलिफ किस्म की इससे जो है वो कैपिटल गेन कर रहे होते हैं। शेयर कैपिटल कितने किस्म के होते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, जो हमने ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया था। अब देखें यहाँ पे वो चीज़ आ गई। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? इज द टोटल अमाउंट द शेयर कैपिटल विच द कंपनी कैन इशू अंडर द आर्टिकल्स ऑफ इट्स मेमोरेंडम, यानी कि मेमोरेंडम कितने शेयर्स कैपिटल जो है वो कंपनी इशू कर सकती है, कितने शेयर्स इशू कर सकती है इसके आर्टिकल और मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग। अब आर्टिकल और मेमोरेंडम क्या होता है ये ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में और इस लेक्चर में भी। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16 ऑफ द ऑर्डिनेंस। सेक्शन 16 के जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। द नेम ऑफ द कंपनी विद वर्ड लिमिटेड, यानी कि इसमें जो है वो सेक्शन 16 की करेक्टरिस्टिक क्या है कि एक कंपनी हो चाहिए जिसके नेम के अंदर लिमिटेड आ रहा हो। द प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द प्रोविंस, यानी कि जो प्रोविंस जो है वो पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द टेरिटरीज टू द एक्सटेंड, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी होना चाहिए और अगर वो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है तो किन टेरिटरीज में वो ट्रेडिंग कर रही है वो भी मेंशन होना चाहिए। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, कि जो मेंबर्स हैं उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड एंड द डिवीजन देयरफॉर इनटू अ शेयर फिक्स अमाउंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडर शेल टेक लेस वन शेयर, यानी कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको कम से कम एक शेयर लेना ज़रूरी है। ईच सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शेल राइट अपोजिट टू द नेम ऑफ द मेंबर शेयर इज टेक, यानी कि हर सब्सक्राइबर जो है वो अपने मेमोरेंडम के अंदर लिखेगा अपने नाम के अपोजिट कितने शेयर्स इसके पास है। इशूड शेयर कैपिटल अलॉटेड, दिस इज द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल अलॉटेड टू द इशूज टू द मेंबर्स, यानी कि ये वो अमाउंट होता है कैपिटल का जो कि अलॉट किया जाता है इसके मेंबर्स को। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, दिस इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन्वाइटेड कॉल्ड अप बाय द कंपनीज फ्रॉम शेयर होल्डर, यानी कि ये वो अमाउंट होता है जाके इन्वाइटेड किया जाता है या कि शेयर होल्डर से कलेक्ट किया जाता है, उसको हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें जो टॉपिक्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से, इसलिए मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। और डिटेल में डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप एक दफ़ा लेक्चर सुने और आपकी प्रिपरेशन हो जाए, आपको हैंड आउट पढ़ने की, फिर इंटरनेट पे सर्च करने की, उन सारी चीज़ों में जो आपका टाइम वेस्ट होता है वो वेस्ट ना हो। वो रिसर्च सारी हम आपको करके देते हैं और बदले में आपसे क्या चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।